Hello everyone, this is A.K. Pandey here. Students, today we will discuss P block elements, lecture number 6, and today's another amazing section of कार्बन फैमिली। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में अपन ने आपको क्या बताया था कि कार्बन फैमिली स्टार्ट किए थे और कार्बन फैमिली में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो कार्बन फैमिली में आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज था वो अपन लोग फिनिश कर चुके हैं। तो आज अपन लोग देखेंगे कुछ कार्बन फैमिली में और क्या क्या पढ़ना है रिएक्शन के बारे में। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आपको बोरोन फैमिली भी पढ़ा रहे थे, ग्रुप 13 की बात करें तो वहां भी सबसे पहले जो भी पढ़ना है, चाहे किसी भी ग्रुप में, चाहे वो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, कोई भी फैमिली हो, चाहे ग्रुप 13, 14, 15, उसमें पहला आपको क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ते हैं, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, फिर आगे देखते हैं बहुत सारा चीज। तो कार्बन फैमिली हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में। जो बच्चा वॉच नहीं किया है लेक्चर नंबर 5, वो जाइए वॉच करिए एकेपी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस पे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेक्चर नंबर 5 जाके देखिए, तभी आपको ये लेक्चर में मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में कहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस चैप्टर में कहां से क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे। और अपन लोग जो कार्बन फैमिली है वो कहां कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक एक करके अपन लोग देखेंगे। देखिए, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो आपके सिलेबस में है वो दो तरह का है। पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में पढ़ना है, और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये दो मेन आपके सिलेबस में है। अब देखिए, पढ़ने के पहले, क्योंकि दो सिलेबस में है ना, तो पहला क्या है आपके पास, तो एक एक करके अपन लोग देखते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट नंबर में आपके पास क्या है, जो सिलेबस में है आपके पास दो है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो चलिए अपन लोग आते हैं, लेट्स गो। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फर्स्ट क्या पढ़ना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो आपके सिलेबस में है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। देखिए, आप किसी भी चीज को स्टार्ट कर जानने से पहले आप उसका क्या देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी चीज को जानना है तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर तो देखिए। CO2 का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ CO2, एक एक करके देखते हैं अपन लोग, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ CO2 से क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर ऑफ CO2 आप ध्यान से देखिए। देखिए, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना नहीं सीखते, बल्कि कहाँ सीखते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे तो वहां पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताए थे कि दुनिया का कोई भी अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर का आप हेल्प लेते हो, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है। तो आप उसका इस्तेमाल करके CO2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। क्या फैक्ट था, क्या बताए थे आपको उसमें, चलिए ले चलते हैं आपको। देखिए, सबसे पहला काम, आप सेंट्रल एटम को ढूंढिए। सेंट्रल एटम क्या है हमारा, कार्बन, और इसके अलावा जो बच गया सराउंडिंग एटम को आप अरेंज कर दीजिए। ठीक है, अरेंज कर दिया हमने। अब इसमें देखना है क्या कि कौन कितना बॉन्ड बनाएगा। जैसे देखिए, आपके पास क्या है, आपके पास कार्बन है और क्या है, दो ऑक्सीजन है। तो दो ऑक्सीजन है आपके पास, एक कार्बन है CO2 में, यही है ना। अब दो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। अब देखिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड हो, एटम हो, वो क्या चाहेगा, स्टेबल होना ना, स्टेबल बनना। आप भी पढ़ाई कर रहे हो कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, लाइफ हमारा सेटल हो, मैं अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर बने, देश के लिए कुछ अच्छा बेहतर करे, देश, दुनिया, समाज के लिए एक अच्छा इंसान बनना भी मकसद होता है आपका। यानी कि अब ये ऑक्सीजन क्या चाहता है, स्टेबल होना। अब स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहेगा, तो स्टेबिलिटी के लिए केमिकल बॉन्डिंग में भी ये पढ़ाया जाता है। या तो वो ड्यूएट कंप्लीट करे या तो ऑक्टेट। ड्यूएट में सिर्फ एक ही करता था कंप्लीट। ठीक है,
तो अब वो कंप्लीट क्या करना चाहेगा, ऑक्टेट। तो वो चाहेगा कि अगर हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो तो हम स्टेबल हो जाए। तो वैलेंस शेल में ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कितना बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड बनाएगा। अब आ रहा है समझ में। यानी कि अगर आपको देखा जाए तो क्या क्या है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फ्लोरीन हो गया। आपको पता है कि फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। अगर ये एक बॉन्ड बनाएगा दैट मीन्स 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करेगा, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, दैट मीन्स बोले तो क्या, दैट मीन्स एक बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, एक बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, आपको भी पता है। तो इन द सिमिलर वे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा। तो इतना तो आ गया हम लोग को समझ में। तो अब सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, वेरी सिंपल। तो स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, चलिए हमारे साथ आइए। सेंट्रल मेटल आइटम ढूंढिए, क्या है, कार्बन है। सेंट्रल आइटम क्या है, सेंट्रल आइटम कार्बन है। बाकी तो जो बच गया उसको सराउंडिंग आइटम इस टाइप से अरेंज कर दीजिए। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा स्टेबल होने के लिए। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। तो 1 2 3 4 कार्बन का 4 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना बनाएगा, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो आपको ये भी पता होगा, बताए हैं, पढ़ा चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 4। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम हमेशा क्या आता है, 4 आता है। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 आएगा। तो 2 बॉन्ड पेयर, तो इसमें अब लोन पेयर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर बच जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑलवेज क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, CO2 का। आया समझ में, वेरी सिंपल। अब स्ट्रक्चर आपको पता हो गया, तो स्ट्रक्चर के बाद अब अपन लोग आते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2 का हाइब्रिडाइजेशन देखिए। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो स्ट्रक्चर आपको भी जस्ट बताए हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, सेंट्रल आइटम को आप बीच में रखेंगे और बाकी सराउंडिंग आइटम को आप इसके सराउंड में अरेंज कर देंगे। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 होना चाहिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 4 होना चाहिए। अब देखिए, इस कभी भी अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे किसी भी कंपाउंड का, उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि आप एवरी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो सतर्क हो जाइए। अगर नहीं लिखा हुआ है कि हमको उस कंपाउंड में प्रत्येक एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ये चीज खुद से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2, तो वो चीज खुद से सोचना पड़ेगा कि CO2 का हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है, यानी कि सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। किसका, उस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो सिर्फ CO2 कंपाउंड का बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब खुद से समझना है क्या, कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है, मींस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताने के पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, इसमें कितना बॉन्ड है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड। अब आपको पता है, ये भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि कितना ओवरलैपिंग होगा, 2 ओवरलैपिंग होगा, 2 ओवरलैपिंग होगा। तो 2 ओवरलैपिंग होगा, एक किसका होगा, एक S का और दूसरा P का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बताइए जरा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। तो अब आया समझ में। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है
थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपसे पूछेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि भाई इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वही है कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर आएगा तभी मामला आगे बढ़ेगा। आप स्ट्रक्चर बना दोगे, ठीक, चलिए स्ट्रक्चर हमारा ड्रॉ हो गया। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, कितना होना चाहिए 4 हो गया। अब ध्यान से देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताना है कि कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल होगा। क्या करोगे आप, देखिए अब ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर का मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर का मतलब क्या 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है, इसका मतलब इस कार्बन के पास 0 इलेक्ट्रॉन है। फिर आया ये ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के पास फिर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना लोन पेयर है 2 लोन पेयर है, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, ऑक्सीजन पे है। तो हाई से लो, अगर मान लो यहां पे एक बूंद लिक्विड है, तो ये कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई से लो फ्लो करेगा ना, ये हाई से ऊपर से नीचे आएगा ना, हाई से लो फ्लो करेगा। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इधर फ्लो होगा, और क्या करेगा ये, और कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, वो ऑक्टेट को एक्सपेंड ये अपने एक्सपेंड नहीं कर सकता ऑक्टेट को, ठीक है, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन होता है और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो क्या करेगा एडजस्ट करेगा, और 4 ही बॉन्ड, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कैसा हो जाएगा, ये लिया है ना, तो लिया है तो क्या हो जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, लिया है, और एक सिंगल, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये दिया है, तो दिया है तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दिया है तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या हो रहा है, CO2 का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है 2। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, अपन लोग आगे देखते हैं। तो देखिए अब अपन लोग प्रिपरेशन ऑफ CO2 देखेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ CO2 देखने से पहले अपन लोग क्या देखें कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CO2 के बारे में कुछ जाने कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है ना। देखिए जैसे मान लो अगर आप क्या करता है, आप कोई इंजीनियर है, वो डिजाइन पहले करता है किसी चीज का, स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे मान लो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, वो चाह रहा है कि हम एक अच्छा सा कार बनाए, तो क्या करेगा, पहले तो वो स्ट्रक्चर बनाएगा ना अपने दिमाग पे, और एक पेपर पे वो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेगा कि कार को बनाना है, कैसा कार बनाना है, तो वो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेगा और उसके अनुसार अब सोचेगा, उसको प्रिपेयर करेगा। तो अभी हमने क्या देखा कि CO2 का स्ट्रक्चर देखा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर से बहुत सारा चीज पता लगा, हाइब्रिडाइजेशन निकाले, उससे स्ट्रक्चर पता होने से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता कर पाएंगे कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उससे आपको स्टेबिलिटी पता लग जाएगा अगर आपको कंपेयर करने आएगा। तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल निभा रहा था। तो अब आते हैं कि CO2 का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि CO2 कैसे प्रिपेयर करते हो। तो देखो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपके पास 2 मेथड है। तो पहला तो एक नॉर्मल मेथड है और दूसरा लेबोरेटरी मेथड, जिसको आप इंडस्ट्रियल मेथड भी कहते हो। नॉर्मल मेथड क्या है CO2 प्रिपेयर करने का, नॉर्मल मेथड का मतलब होता है बच्चा कि इन्वायरमेंट में मीन्स जो आपका इन्वायरमेंट है, आपका सराउंडिंग है, उसमें नॉर्मली CO2 का कैसे फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो वहां से CO2 का फॉर्मेशन होता है। आपको भी ये पता है ना। क्या करते हो अगर सिंपली इन्वायरमेंट में, आप ये भी देखते हो कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो हम लोग क्या है, हम लोग CO2 क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या कर देते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे से ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 अपना क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं।
तो इन्वायरमेंट में अपना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो क्या, जो कार्बन है और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। ये रिएक्शन आप, ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन 6-7 में आप लोग पढ़ोगे, वेरी सिंपल रिएक्शन है ये कार्बन प्लस O2 CO2 बनाएगा जब एक्सेस में रहेगा। ये 6-7 में पढ़ते हैं, 6-7 से ही पढ़ते आते हैं, तो वेरी सिंपल है ये वाला रिएक्शन। ये नॉर्मल मेथड बनने का तरीका है, क्या, CO2। दूसरा क्या, लिमिटेड सप्लाई में करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, बट अभी देखते हैं CO2 का चर्चा कर रहे हैं, तो पहले अपन लोग CO2 को निपटाते हैं। दूसरा जो है ना, दूसरा कंबसन रिएक्शन। देखिए कंबसन रिएक्शन का खास बात क्या है ना, बच्चों को लगता है कि अच्छा कार्बन ऑक्सीजन बर्न किया तो कंबसन रिएक्शन है, बट कुछ ऐसा भी एक्स्ट्रा तुमको मिलेगा जो कंबसन रिएक्शन होगा, बट उसमें कार्बन नहीं नजर आने वाला। जैसे B2O3 की बात करें, उसमें बोरोन जलाएगा, उसमें बोरोन आपको दिखाई देगा, बट कार्बन तो नहीं, तो कंबसन नहीं है, क्या है। कंबसन रिएक्शन बेस्ट वे क्या है पहचानने का, आपको आज बता रहे हैं। ध्यान से देखेंगे कि जो रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट जैसे मान लो CH4 और O2, CO2 और H2 बना रहा है, तो ये तो कंबसन रिएक्शन है ना, कि आप इसको जला रहे हो O2 के प्रेजेंस में, तो कंबसन रिएक्शन है। अब कोई इसको देखेगा, बोरोन प्लस O2 B2O3, कंबसन रिएक्शन, दिस इज कंबसन रिएक्शन है या नहीं है, कैसे पता करोगे आप। मेथड क्या है, आप रिएक्टेंट में देखो कि रिएक्टेंट में वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, या फिर रिएक्टेंट में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वही उसका ऑक्साइड, जो उसका ऑक्साइड बन रहा है, उस ऑक्साइड में उसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर वही ऑक्सीडेशन स्टेट मिला जो रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट था, जैसे यहाँ पे बोरोन +3 में है, जब वो ऑक्साइड बनाया तो ऑक्साइड बनाने के बाद यहाँ पे बोरोन भी क्या है, अभी भी +3 में है, तो मीन्स रिएक्टेंट में जो +3 था वही अगर ऑक्साइड बनाने के बाद भी +3 में है, मीन्स ये कैसा रिएक्शन होगा, कंबसन रिएक्शन बोलेंगे। तो इन द सिमिलर वे अगर आप देखोगे ना बच्चा, तो ये कंबसन हो गया CH4, तो यहाँ पे कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे CO2 जो होगा, जो आपका CO2 बना है, तो बनने के बाद क्या CO या CO2 जो यहाँ पे बना है, तो CO2 यहाँ भी क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आप रिएक्टेंट में देखो, और रिएक्टेंट में जब O2 के साथ रिएक्ट करने के बाद जो उसका ऑक्साइड बना रहा है, उसको उस ऑक्साइड का भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उतना ही है, मीन्स उतना कितना होगा, अगर आपको नहीं पता है कि रिएक्टेंट में कितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप देखेंगे कि उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। कार्बन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो O2 के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड बनाया है उसका, तो उस ऑक्साइड का भी अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है उस एटम का, तो बोलेंगे क्या है, वो कंबसन रिएक्शन आपका शो कर रहा है। तो ठीक, दिस इज अ कंबसन रिएक्शन। अब सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है आपके लिए, नॉर्मल प्रोसेस तो वेरी सिंपल था कि चलिए नॉर्मल प्रोसेस से मींस सिंपली इन्वायरमेंट में कैसे CO2 का फॉर्मेशन होता है, तो ये दो तरीका था आपके सिलेबस में प्रिपरेशन ऑफ CO2 में। दूसरा तरीका क्या है, लेबोरेटरी में आप कैसे प्रिपेयर करोगे। लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने का मतलब कि आपको अगर इंडस्ट्री में बना रहे हो, हम सोचे कि चले भाई लैब गए, आज CO2 बनाना है, होता है, कैसे बनाओगे, क्या क्या जरूरत होगा आपको। तो कभी भी आप CO2 बनाना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और साथ में उसमें HCl डालिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा आपके पास, CaCl2 और H2CO3। तो अब कोई कहेगा सर हमको H2CO3 तो चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, हमको तो CO2 बनाना है। तो देखो ये जो CO2 है ना, H2CO3, ये जो कार्बोनेट बन रहा है, ये जो कार्बोनेट बन रहा है, अब उस कार्बोनेट को, इस कार्बोनेट को जब आप कूल करोगे ना, जब आप कूल करोगे इस कार्बोनेट को, जब आप कूलिंग करोगे, तो कूलिंग करने के बाद फर्दर डिकम्पोज कर जाएगा, फर्दर डिकम्पोजेज इनटू H2O एंड CO2, H2O एंड CO2। तो अब जो H2CO3 बना, मीन्स ये क्या है आपका, ये तो कार्बोनेट है। अब जब ये जो कार्बोनेट बना है, उस कार्बोनेट को आप क्या करोगे, ठंडा कर दोगे, कूल कर दोगे, इसका टेम्परेचर कम कर दोगे।
जब आप उसको कूल करोगे तो क्या बन जाएगा, जब जैसे ही आप H2CO3 मींस कार्बोनेट, दुनिया का कोई भी अगर कार्बोनेट आपको मिल रहा है, उस कार्बोनेट को अगर आप कूल करोगे तो डिकम्पोज कर जा रहा है। ये कार्बोनेट किसमें डिकम्पोज कर जाएगा, वाटर और CO2 में डिकम्पोज कर जाएगा। ठीक है, अब सवाल है कि सर बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा, बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा। बाइकार्बोनेट अगर आपको बनाना है, अगर आपको बाइकार्बोनेट्स बनाना है, बाइकार्बोनेट्स, तो एक्सेस ऑफ CO2 के प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ के प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हो, इसके साथ रिएक्शन करोगे, कार्बोनेट एक्सेस ऑफ कार्बोनेट एक्सेस ऑफ, तो बाइकार्बोनेट आपको मिलेगा। ठीक है, एक्सेस मिलोगे तो सिंपली आप देखिए आपके पास क्या है, आपको तो CO2 बनाना है ना, आपको क्या बनाना था, हमको तो ये वाला CO2 चाहिए, ये CO2 चाहिए हमको, तो CO2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस H2CO3 को आप कूल करोगे तो कूल करने के बाद फर्दर क्या हो जाएगा, H2O वाटर में और CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा। अब आते हैं CO2 का रिएक्शन। अब हमारा CO2 नॉर्मल मेथड से बन गया, CO2 हमारा इंडस्ट्री में हम लोग बना लिए, तो सवाल है CO2 बन गया नॉर्मल और इंडस्ट्री में, लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी मेथड से भी बन गया, तो अब सवाल है कि कितना, कौन कौन रिएक्शन आपको पढ़ना है। दुनिया में तो बहुत सारा रिएक्शन है CO2 का, वो सारा पढ़ना है क्या आपको, नहीं, हमको, मेरा मकसद एक ही है, रिजल्ट ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ाना, फालतू का कुछ भी नहीं। तो सिलेबस में क्या क्या आपको रिएक्शन है, तो सिलेबस में आप ध्यान से देखिए CO2 का रिएक्शन क्या क्या है। पहला तो वाटर के साथ रिएक्शन देखोगे, फिर CO2 का NOH के साथ रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन विद COH का होल ट्वाइस के साथ देखोगे, फिर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देखोगे, और हमारा यही 4 सिलेबस में है CO2 का रिएक्शन। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, अभी जगह नहीं है, आपको आगे बताते हैं। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन ऑफ CO2 का रिएक्शन देखना है, आपके सिलेबस में 4 ही था। तो पहला रिएक्शन ऑफ CO2 में देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ CO2। हाइड्रोलिसिस ऑफ CO2 में क्या क्या रिएक्शन आपको देखना है। देखिए पी ब्लॉक का कोई भी रिएक्शन आपको रटना नहीं है। लोगों को पी ब्लॉक है ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि लोग क्या है ना सीधा सीधा रिएक्शन को रटना स्टार्ट कर देते हैं। आपको रिएक्शन को रटने की जरूरत ही नहीं है, बस आप मेरा ट्रिक, हमारी बातों को ध्यान से सुनते जाइए, फॉलो करते जाइए, रेगुलर पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, आपका काम बहुत ही सिंपल हो जाएगा। चलिए आपको रटना नहीं है रिएक्शन, आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। पांडे सर का ट्रिक, इस पांडे सर का ट्रिक से आप दिमाग में रखेंगे कैसे क्या करना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ CO2 में क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए अगर वो कंबसन रिएक्शन है तो जो ऑक्साइड बनाएगा, कंबसन रिएक्शन है कि कौन सा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, तो कंबसन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। हाइड्रोलिसिस जब आप कराओगे तो हाइड्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट आपको बनाना है विथ रिएक्शन ऑफ CO2। जब आप CO2 का रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोलिसिस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कंबसन रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, क्या करना पड़ेगा, आप देखिए जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना में है वो आप पता करिए। पता करने के बाद उसका जो ऑक्साइड बनेगा, तो जो रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट था उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको ऑक्साइड बनाना है। तो अगर उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड अगर बन रहा है तो वो कंबसन रिएक्शन है। और हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होगा, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का, जो रिएक्टेंट में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बन रहा है। और प्रोडक्ट कैसा, एसिड बनेगा, तो ऑक्साइड बनेगा उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो कंबसन रिएक्शन। अगर उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर एसिड बन रहा है, एसिड मिल रहा है आपको, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। वेरी सिंपल, दिस इज द ट्रिक। तो CO2 H2O के साथ रिएक्ट करवाओगे, मींस CO2 है ना, और क्या करा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो। तो दिमाग में खट से आना चाहिए, अच्छा हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो सर क्या बोले थे, जब हाइड्रोलिसिस कराते हो तो क्या बनता है, एसिड बनाता है। तो एसिड बनता है ना, तो उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का जितना वो रिएक्टेंट में है,
तो रिएक्टेंट में यहाँ पर CO2 क्या है, रिएक्टेंट में यहाँ CO2 कितना में है, +4 में है। तो उतना ही, फिर से ध्यान से एक बार फिर से सुनिए, CO2 का हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो हाइड्रोलिसिस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, रट्टा मारने का जरूरत है क्या, क्या है पांडे सर का ट्रिक आप दिमाग में रखिए कि जब भी आप CO2 का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो उसका जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में एसिड बनेगा, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट में है तो उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कौन सा एसिड बनेगा, H2CO3। वेरी सिंपल। तो ये आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ CO2 था। तो क्लियर हुआ। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ CO2 विद अल्कली। आपको अल्कली के साथ CO2 का रिएक्शन देखना है। तो अल्कली के साथ मींस अल्कली बोले तो क्या, NaOH बेस। तो अल्कली के साथ अगर आपको देखना है तो टू स्टेप ट्रिक आपको दिमाग में रखना चाहिए। टू स्टेप ट्रिक। ये टू स्टेप ट्रिक क्या है कि CO2 का रिएक्शन अल्कली के साथ देखना है तो टू स्टेप ट्रिक आपको दिमाग में रखना है। पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप वेरी सिंपल। पहला स्टेप क्या है कि आप हाइड्रोलिसिस कराओ। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो बच्चा हाइड्रोलिसिस कराते हो तो क्या बनता है, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनता है। तो हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या बनेगा, एसिड बनेगा, H2CO3 बना। तो उस H2CO3 को फर्दर आप अल्कली मेटल के साथ, अल्कली के साथ NaOH के साथ, अल्कली क्या है NaOH, तो H2CO3 जो एसिड, कभी भी CO2 का हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, आप वाटर में रिएक्शन करा रहे हो ना, पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हो। तो CO2 के साथ CO2 को जब पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का जितना रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में बनेगा उसका एसिड। तो उस एसिड को फर्दर जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, Na2CO3। अब जो वो Na2CO3 बना है तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। वेरी सिंपल। कैसे बनाइए Na2CO3, वेरी सिंपल। आपको प्लस और माइनस को ही तो मिलाना है, प्लस माइनस ही तो खेलना है, वेरी सिंपल। आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप प्लस माइनस खेलोगे तो क्या आ जाएगा, H+ और NaOH, CO3-2 और Na+। आपको क्या करना है, प्लस और माइनस बस खेलना है, प्लस माइनस खेलना है। तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 और H2। तो Na2CO3H2 बन गया हमारा। तो रिएक्शन विथ अल्कली के साथ अगर आपको रिएक्शन कराना है तो वेरी सिंपल, अभी जस्ट आपको पता है क्या करना पड़ेगा। जब आप एक्सेस CO2 को पास करोगे किसके साथ, जब एक्सेस CO2 को पास करोगे तब आपको कार्बोनेट्स मिलेगा। देखिए अभी जस्ट आपको पता है कि जो कार्बोनेट्स मिला ना, उस कार्बोनेट्स को अगर आप कूल डाउन कर दो, तो उस कार्बोनेट को अगर आप कूल डाउन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो H2O और CO2 पे फर्दर डिकम्पोज कर जाएगा। और अगर उसी कार्बोनेट को अगर आप एक्सेस ऑफ CO2 के साथ रिएक्ट करा दिए तो बाइकार्बोनेट्स बन जाएगा। तो आया समझ में, कार्बोनेट्स कैसे बनेगा, एक लाइन में आप समझिए। देखिए जो आपका कार्बोनेट्स बना है, जो उस कार्बोनेट्स को जब आप कूल डाउन कर दोगे तो क्या किसमें डिकम्पोज होगा, H2 और CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा। अब उस जो कार्बोनेट बना है जिसे H2CO3 एक तरह का कार्बोनेट है, उस कार्बोनेट को अगर CO2 के साथ, एक्सेस CO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो बाइकार्बोनेट बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। तो चलिए फटाफट से नोट करिए, आगे देखते हैं। तो रिएक्शन ऑफ CO2 ऑफ का COH का होल ट्वाइस के साथ देखेंगे। देखिए किसका रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ CO2 विथ COH का होल ट्वाइस। तो आपको टू स्टेप ट्रिक अभी जस्ट बताए। टू स्टेप ट्रिक क्या था कि कभी भी CO2 का रिएक्शन आया तो पहले आप H2O के साथ रिएक्शन करवाइए पहला स्टेप में, और दूसरा स्टेप में जिसके साथ कह रहा है उसके साथ रिएक्ट करवाइए और प्लस माइनस का खेल खेलिए, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। वेरी सिंपल, रटने का है ही नहीं। लोग को कहते हैं रट्टा मारने वाला चैप्टर है, अभी तक आपको फील नहीं आया ना आगे आएगा। रट्टा मारने का जरूरत ही नहीं है, 4 से 5 रिएक्शन को छोड़ दिया जाए तो रटने का है ही नहीं एक भी रिएक्शन, ठीक है, एक्सेप्ट 4-5 रिएक्शन को। तो देखिए जरा
CO2 का रिएक्शन COH का होल ट्वाइस के साथ आपको देखना है। तो 2 स्टेप ट्रिक आपको अभी जस्ट बताए हैं। 2 स्टेप ट्रिक क्या था हमारा? 2 स्टेप ट्रिक था कि पहले आप H2 के साथ रिएक्शन करवाइए। और जब H2 यानी कि हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है बच्चा? हाइड्रोलिसिस में जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट में होता है उतना ही उसका क्या बनता है? उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनता है। तो उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड है कि नहीं, जरा बताइए। तो ये +4, ये भी +4 में है, यहाँ भी कार्बन +4 में है, यहाँ भी कार्बन +4 में है। तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, तो ये H2CO3 बन गया, एसिड बन गया। अब सवाल है आपको किसके साथ करना है? आपको COH का होल ट्वाइस के साथ आपको रिएक्शन करवाना है CO2 का। तो जब आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो पहला प्रोडक्ट तो पहला 2 स्टेप प्रोडक्ट तो पहला स्टेप पे हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस कराने के पर क्या मिला आपको? H2CO3 मिला। अब उस H2CO3 को COH का होल ट्वाइस के साथ आप रिएक्शन कराइए तो प्रोडक्ट निकल के क्या आएगा? क्या निकल के आएगा जरा देखिए हमारे साथ। तो H2CO3 और COH का जब रिएक्शन कराओगे तो यहां से H2CO3 से क्या मिल जाएगा? 2H प्लस प्लस और CO3 -2। और यहां से क्या मिल जाएगा आपको? Ca+2 और 2H माइनस। बस आपको क्या करना है? प्लस माइनस का खेल ही तो खेलना है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ प्लस माइनस का खेल खेलना है। तो क्या बन जाएगा? CaCO3, दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो CaCO3। और क्या बन जाएगा? H2O, तो CaCO3 और H2O बन गया। तो जब H2CO3 और COH का होल ट्वाइस का रिएक्शन कराया तो क्या बन गया आपको? CaCO3 + H2 कैल्शियम कार्बोनेट। अब उसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सेस ऑफ CO2 के साथ जब फर्दर उसको रिएक्शन कराओगे तो वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 5वां रिएक्शन क्या है? CO2 इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो CO2 को आप फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हो। ये देखिए बायो का रिएक्शन है, बायोलॉजी में पढ़ते हो, पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, हम तो जरूर पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में भी पढ़ना है ये तो बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको। देखिए जब CO2 का रिएक्शन या CO2 को जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में जब वो रिएक्ट करता है, ये Hν क्या है? ये आपका जब आप फोटोन का एनर्जी देते हो ना, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए थे E = Hν। जो आप पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, तो ये फोटोन है, मीन्स फोटोन क्या है? वही है मीन्स सनलाइट जिसको आप बोल रहे हो। तो Hν इसको, तो CO2 को सनलाइट के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है प्लस वाटर यहां से निकलता है, सॉरी वहां से ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो CO2 का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस O2। अब जो आपको बताए थे, क्या क्या बताए थे कि आपके सिलेबस में कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में आपके सिलेबस में 2 ही है। पहला तो है CO2 और दूसरा है CO। तो CO2 अपन लोग कंप्लीट कर चुके, कार्बन डाइऑक्साइड में जितना भी पढ़ना था वो कंप्लीट कर चुके। अब बारी है CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है। तो जिस टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़े थे उसी टाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 2 ही तो सिलेबस में है आपके, 2 ही सिलेबस में है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। किसका? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन फैमिली चल रहा है। देखिए अब स्ट्रक्चर बनाना है, वेरी सिंपल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए फटाफट से। 2 ही तो है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन को उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो रटना नहीं है आपको रट्टा नहीं मारना है स्ट्रक्चर बैठ के। ऐसा नहीं कि रट्टा मार रहे हैं लिख लिख के, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्या करना है? अब देखिए कार्बन के पास ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 4 6 होता है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, कार्बन के पास 4 होता है। अब बेसिकली क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए ये स्टेबल, इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए स्टेबल। अब मैक्सिमम अगर ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, अभी जस्ट आपको पता है, तो 4 बॉन्ड अगर बनाया कार्बन तो स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बनाएगा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा स्टेबल होने के लिए। तो अभी कितना है? अभी तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाया तो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला लोन पेयर
बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना होना चाहिए, टोटल ऐड करके 4 होना चाहिए। तो अब इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। जब ये कोऑर्डिनेट करेगा तो क्या ये अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा इस कार्बन को। तो जब आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में जब आप कन्वर्ट करोगे, जब इस कोवैलेंट बॉन्ड को, जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है आपका, जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे ना बच्चा, तो क्या सिर्फ साइन लिख देना है आपको, क्योंकि ये ले रहा है, ये जो एरो बता रहा है क्या है, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कार्बन ले रहा है, तो मीन्स कार्बन पे माइनस और ऑक्सीजन पे प्लस। जो देता है, जो दे रहा है, जो देता है वो क्या होता है, पॉजिटिव इंसान होता है। हम आपको केमिस्ट्री का नॉलेज दे रहे हैं, आई एम अ पॉजिटिव मैन। तो जो दे रहा है मीन्स पॉजिटिविटी दे रहा है ना, तो पॉजिटिविटी दे रहा है। और ओ कुछ लोग है ना, कहीं से भी कुछ भी मिला हो एक्सेप्ट कर लिए, कहीं से भी कुछ भी, मीन्स नेगेटिविटी एक्सेप्ट। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिविटी दे रहा है ना, ये इसको पॉजिटिविटी दे रहा है। तो ये आपका क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। अब एक ज्वलंत सवाल आपके सामने रख रहे हैं, बड़ा मजेदार सवाल है। एक ज्वलंत सवाल क्या है, कह रहा है ऑल्दो CO has difference in electronegativity but still CO is a non-polar why? भाई कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.5 और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है आपको पता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बट ये नॉन पोलर कैसे है नॉन पोलर कौन होता है बताइए जरा। तो अभी तो जगह नहीं है, फटाफट से इसको नोट करिए, जस्ट आपको बता रहे। तो चलिए एक मजेदार सवाल करते हैं अपन लोग। ऑल्दो CO हैज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट स्टिल इट इज अ नॉन पोलर वाई। हमारा क्वेश्चन ये है कि CO, देखिए CO का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो CO का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जैसे देखिए कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.5 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3.5 होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, फिर भी ऑल्दो बट स्टिल क्यों CO नॉन पोलर है। आपको पता है जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे पोलर नॉन पोलर कैसे चेक करते हैं। देखिए म्यू नेट इक्वल्स टू अगर 0 आया तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नेट इक्वल्स टू 0 यानी कि कंपाउंड नॉन पोलर हो जाएगा, कंपाउंड नॉन पोलर हो जाएगा। अगर म्यू नेट नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है तो कंपाउंड पोलर हो जाएगा। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। म्यू क्या है यहाँ पे, हेयर म्यू इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट। तो अगर म्यूनेट का वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाए, मींस 0 के बराबर हो जाए तो नॉन पोलर। अगर म्यूनेट डायपोल मोमेंट का वैल्यू, डायपोल मोमेंट कैसे देखते हो, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो और देखते हो उसका एरो है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर उसका एरो होता है। तो डायपोल मोमेंट का अगर डायरेक्शन पता हो जाए, क्या डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर रहा है, अगर डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट कर देगा तो मींस कैंसिल आउट हो गया, मींस इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0 तो कंपाउंड क्या नॉन पोलर, मींस कैंसिल आउट अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा पोलर। तो सवाल हमारा ये है कि ये नॉन पोलर है क्यों है, नॉन पोलर क्यों है। तो आप ध्यान से देखिए जरा, आपको बताए हैं ये कार्बन और ऑक्सीजन का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था और ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन था। तो जब ये 6 इलेक्ट्रॉन था तो 6 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था इस कार्बन को। तो वो कोऑर्डिनेट करने की वजह से ये कोऑर्डिनेट कर रहा है और ये ऑक्सीजन क्या है ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपस में दोनों कैंसिल आउट कर देगा, गेट्स कैंसिल आउट। तो जब कैंसिल आउट होगा तो म्यूनेट इक्वल्स टू 0 हो गया, मींस कंपाउंड कैसा हो गया पोलर। दिस इज लॉजिकल, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। तो यही तो हमने लिखा है सॉल्यूशन में आपको कि यहाँ पे जो CO हो गया ना, CO में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, CO में ऑक्सीजन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, एक साइड से, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है
तो कार्बन से ऑक्सीजन एक साइड से पुल कर रहा है, तो एक साइड से तो ऑक्सीजन पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन कार्बन से, और दूसरा साइड में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को कार्बन को कोऑर्डिनेट कर रहा है और कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच भी रहा है। जितना कोऑर्डिनेट कर रहा है उतना खींच रहा है, मींस कैंसिल आउट हो गया। और जब कैंसिल आउट हो गया तो CO आपका क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वेरी सिंपल। अब आते हैं CO का प्रिपरेशन करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड था, एक तो नॉर्मल मेथड जो इन्वायरमेंट में होता है, दूसरा मेथड था लेबोरेटरी मेथड। अब CO का प्रिपरेशन के लिए हमारे पास भी दो मेथड है, पहला लेबोरेटरी प्रिपरेशन लेबोरेटरी मेथड से करेंगे, और दूसरा कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड से प्रिपेयर करेंगे। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO को। तो चलिए एक एक करके देखते हैं अपन लोग। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या है, कैसे आप प्रिपरेशन करोगे, तो लेबोरेटरी में आप कैसे तैयार करोगे। तो कार्बन को अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में आप उसको रिएक्ट करवा रहे हो, देखो जब आप कार्बन को एक्सेस एयर के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। अगर कार्बन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना यार। अब देखिए सेकेंड, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। सेकेंड देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। इसमें IIT एडवांस का कुछ सवाल छुपा हुआ है। क्या है? फॉर्मिक एसिड को आप ध्यान से समझिए, HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहते हैं। देखिए फॉर्मिक एसिड में क्या होता है ना, या तो आप ऐसा एसिड, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या फिर ऐसा कोई एसिड जिसमें वाटर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई ऐसा एसिड आप लीजिए जिसमें क्या हो, वाटर हो। अगर आप उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो उससे क्या हो जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वाटर आपको अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे सवाल IIT पूछा था कि यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है। वो काम कौन कर रहा है, जो आप ऊपर से कंसंट्रेटेड H2SO4 इसमें ऐड कर रहे हो इस फॉर्मिक एसिड में, तो CO बना प्लस H2O, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे कंसंट्रेटेड H2SO4 काम करता है। समझ में आया? तो चलिए फटाफट से नोट करिए, आगे अपन लोग देखते हैं। तो सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ CO देखते हैं। CO बनाने का दूसरा मेथड क्या है, इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल प्रिपरेशन मेथड कहते हैं उसको। तो देखिए इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल प्रिपरेशन मेथड में क्या होता है, बेसिकली जब आप कार्बन सॉलिड स्टेट में लेते हो और उसको वहां पे आप क्या करते हो ना, स्टीम पास करते हो। स्टीम देखते हो, जब आप वाटर को आप हीट करो, जब आप पानी को गर्म करते हो तो पानी को गर्म करने के बाद थोड़ा थोड़ा क्या एक वाष्प की तरह आपको दिखाई देता है, मींस उसी को बोलते हैं स्टीम। तो जब कार्बन सॉलिड में स्टीम को पास करोगे, स्टीम के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस और H2 गैस मिलेगा। अब सवाल है ना, क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कौन सा इसमें वाटर गैस है, कौन सा सिन गैस है। ठीक है, कैसे पहचानोगे? वेरी सिंपल, अगर कार्बन और हाइड्रोजन, और उस कार्बन का कौन सा बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO और H2 का रेशियो आपको देखना है बस। CO और H2 का रेशियो अगर 1:1 का रेशियो है, CO और H2 का रेशियो अगर 1:1 का रेशियो है तो बोलेंगे वो क्या है, वाटर गैस। अगर CO और H2 का 1:1 रेशियो के अलावा, मीन्स 1:2 रेशियो हो जाए, 1:3 रेशियो हो जाए, 1:4 रेशियो हो जाए, तो 1:1 रेशियो अगर CO और H2 का अगर हुआ तो वह कौन सा गैस, वाटर गैस। अगर CO और H2 का अगर 1:1 रेशियो के अलावा अगर कोई रेशियो आ रहा है, 1:1 के अलावा किसी रेशियो में अगर मिल रहा है आपको, तो वो कौन सा गैस कहलाएगा, वो सिन गैस होगा। तो समझ में आया? वही पॉइंट लिखा गया है कि अगर CO और H2 गैस अगर 1:1 के रेशियो में है, देन इट इज कॉल्ड वाटर गैस। इफ CO gas and H2 gas are present in ratio other than 1:1, then it is called
सिन गैस। अब देखिए आते हैं सिन गैस। व्हाट इज सिन गैस? सिन गैस क्या है? देखो, सिन जो वर्ड है ना बच्चा, सिन सिंथेसिस से आया है। मीन्स किसी भी चीज का सिंथेसिस करो, किसी भी चीज का सिंथेसिस कर रहे हो, मीन्स सिंथेसिस से वर्ड सिन आया। अब सिन गैस मीन्स अभी तो जस्ट आपको बताएं कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:1 के अलावा हो तो बोलेंगे सिन गैस। तो बताइए जरा, सॉरी कार्बन निकल रहा है बार बार, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहां जहां हमने कार्बन अभी जस्ट बोला है वहां वहां आपको कार्बन मोनोऑक्साइड समझना है। फिर से आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और H2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और H2 गैस का जहां जहां रेशियो 1:1 में है तो बोलेंगे सिन गैस। कार्बन और H2 का रेशियो यहां पे क्या है? 1:1 है क्या? तो अगर 1:1 होता तब वो वाटर गैस होता, ना कि सिन गैस होता। समझ में आया? फिर से आइए, फिर से एक बार दिमाग में सेट करना है। 2 बार 4 बार जब आप बोलोगे हमारे साथ ना, दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर। पहला काम क्या करना है आपको? अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और H2 गैस का रेशियो अगर 1:1 के रेशियो में है तो बोलेंगे वाटर गैस। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO गैस और H2 गैस का अगर 1:1 के रेशियो के अलावा अगर कोई रेशियो है तो बोलेंगे सिन गैस। यहां पे क्या है? 1:2 का रेशियो में है तो बोलेंगे क्या है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस और H2 गैस 1:2 के रेशियो में है, मींस 1:1 के रेशियो के अलावा कोई रेशियो है तो बोलेंगे सिन गैस बनेगा। तो मिथोल, सिंथेसिस ऑफ मिथनॉल होगा। दिस इज कॉल्ड सिन गैस बिकॉज ऑफ इट इज कॉल्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ मिथनॉल, राइट? अब प्रोड्यूसर गैस, तो ध्यान रहे प्रोड्यूसर गैस में एक चीज बस ध्यान रखना है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड तो यहां भी होगा, बट यहां पे H2 नहीं बल्कि क्या आ जाएगा? H2 की जगह N2 आ जाएगा। तो अगर H2 की जगह N2 आ गया और कार्बन मोनोऑक्साइड यहां भी होगा वहां भी होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मींस CO गैस और N2 गैस, अगर आप ऑक्सीजन और 1:4 मींस 1:1 के रेशियो के अलावा अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। तो यहाँ पे क्या है? कार्बन और N2, तो कार्बन और N2 किस रेशियो में है? कार्बन और N2 1:4 के रेशियो में है और क्या बन रहा है? CO और N2 बन रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या? प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गैस बोलेंगे, प्रोड्यूसर गैस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस होगा। तो आप फटाफट से इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ CO का तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्डरलेस है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का मोर एफिनिटी होता है फॉर ब्लड्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप क्या कर रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका मोर एफिनिटी होता है टुवर्ड्स ब्लड, मींस फॉर ब्लड्स के लिए। जैसे मान लीजिए एक जितना भी बॉडी है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे वो किसी एनिमल का बॉडी हो, हम सबका जो बॉडी है और उसमें जो ब्लड है ना, हम सबका जो शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड में आपको पता है कि ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन का मात्रा पर्याप्त मात्रा में होता है तब हम स्वस्थ होते हैं। अगर उस शरीर में, उस ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा अगर कम होने लगता है, मीन्स आप बीमार पड़ते जाते हो, आप बेहोश हो जाते हो, आपका डेथ भी हो सकता है। तो बेसिकली होता क्या है? देखो, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका एफिनिटी ब्लड की ओर ज्यादा है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी है आपके पास, ऑक्सीजन गैस भी है आपके पास, तो ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर कौन करने वाला है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे? आप ध्यान से समझिए। जैसे देखिए ब्लड में क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन होता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इस कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ही ज्यादा एफिनिटी किसकी टुवर्ड्स होता है? ब्लड की टुवर्ड्स ज्यादा एफिनिटी होता है, ऑक्सीजन की ओर एफिनिटी नहीं होता है। तो उससे होगा क्या कि ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है बट CO का मोर एफिनिटी होता है ब्लड की ओर। तो जाके क्या करता है? ब्लड में CO जाके
CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में जैसे ही जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड वहां से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा, जितना ज्यादा CO ब्लड में जाएगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन रिप्लेस होगा आपके शरीर से, आप क्या हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। गाइस ऐसा भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है किसी का, अगर क्या हो जाए, हाई मात्रा में बहुत ज्यादा आप इनहेल कर लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो आपका डेथ भी हो सकता है। आपको पता है कि जो व्हीकल्स होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स है, जो व्हीकल्स होते हैं, जब आप कभी देखते हो जाम लग गया, ट्रैफिक में कभी फंसे हो, तो जब ट्रैफिक होता है तो आप देखते हो कि जो बड़े बड़े कार मोटरसाइकिल व्हीकल्स होते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जो धुआं रहता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। अब उस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अगर बहुत ज्यादा आप इनहेल कर लिए तो आप ब्रह्मा जी को प्यारे हो जाओगे, राइट। तो बेसिकली होता है क्या है ना, अभी जस्ट तो आपको पता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रॉपर्टीज ही है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, उसका तो एफिनिटी ज्यादा होता है ब्लड के लिए ना, तो वो तेजी से जाएगा ब्लड की ओर, और ब्लड में आपका ऑक्सीजन भी रहता है, और उस ऑक्सीजन को क्या कर देगा, कहेगा बच्चा आप जाओ, उससे ज्यादा एफिनिटी हो गया है ना, तो वहां से ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा ब्लड से। तो आप जितना, अगर आपका शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन का कमी हो गया, मींस O2 का कमी हो गया, तो आप बेहोश भी हो सकते हो। और आपका बहुत ज्यादा कमी हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो डेथ हो जाएगा, आपका डेथ हो जाएगा, आपका नहीं सॉरी, जिनका कमी होगा, है ना, तो डोंट वरी, हाँ जिनका कमी होगा उनका डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका कमी होगा उनका डेथ हो जाएगा। तो देखिए अब आते हैं चौथा प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। फोर्थ प्रॉपर्टी कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है? ओहो, ये देख के याद आ रहा है आपको, CO इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? आपको मेटलर्जी जब पढ़ा रहे थे तो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में ये रिएक्शन पढ़ा है सारा का सारा, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस, ये पढ़ा चुके हैं। तो चलिए अपन आते हैं प्रॉपर्टीज 5, फिफ्थ प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ CO। पांचवा प्रॉपर्टीज कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या कहता है कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ऑक्साइड को जब आप बर्न करोगे ब्लू फ्लेम में, तो आपको पता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये तो न्यूट्रल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। तो कार्बन का न्यूट्रल ऑक्साइड होता है और CO2 का एसिडिक ऑक्साइड। तो CO आपका न्यूट्रल और इसका एसिडिक। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन, क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो न्यूट्रल गैस है, देखो कभी आप खाना बनाए होगे तो गैस पे आप देखोगे कि जिसका फ्लेम होता है ना वो ब्लू कलर का फ्लेम होता है। अगर उस फ्लेम में जो गैस, जो अगर न्यूट्रल गैस को आप बर्न कर रहे हो ब्लू फ्लेम के साथ, वो है इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन्ड है, क्वेश्चन में आपको लिख के देगा कि अगर न्यूट्रल गैस को हम बर्न कर रहे हैं ब्लू फ्लेम के साथ, तो बताइए वो कौन सा गैस है, तो कौन सा गैस होगा? CO गैस होगा। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दे कि एसिडिक गैस को आप बर्न कर रहे हो ब्लू फ्लेम के साथ, तो बताइए वो कौन सा गैस है? सिंपल सी बात, CO2 गैस। तो फिर से एक बार फर्स्ट फटाफट रिकॉल करते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है? पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि देखिए CO आपका क्या है, जो CO है वो तो न्यूट्रल है, ये CO आपका न्यूट्रल है और CO2 एसिडिक है। तो अगर न्यूट्रल गैस रिएक्ट करता है किसके साथ, रिएक्ट्स विथ ब्लू फ्लेम के साथ, तो वो कौन सा गैस होगा? वह CO गैस होगा। अगर एसिडिक गैस रिएक्ट करता है ब्लू फ्लेम के साथ, तो वह कौन सा गैस होगा? CO2 गैस होगा। चलिए फटाफट से नोट करिए, जगह नहीं है। तो गाइज अब अपन लोग पढ़ते हैं कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा। देखिए कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, जिस तरह से आपको बताएं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो आपके सिलेबस में था वो दो तरह का था, एक कार्बन डाइऑक्साइड था, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड था, CO2 एंड CO। अब सिलिकॉन का, कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन का क्या है आपके सिलेबस में? जो आपके सिलेबस में होगा वही आपको पढ़ाएंगे, फालतू का नहीं।
तो सिलिकॉन का क्या है आपके सिलेबस में, कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन में तो क्या है, सिर्फ एक है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो SiO2 ही सिर्फ आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या इसको सिलिका भी बोलते हैं। बेसिकली जो SiO2 है ना वह 3D नेटवर्क सॉलिड है, जिसमें क्या होता है प्रत्येक सिलिकॉन एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है और टेट्राहेड्रली होता है। जैसे देखिए ये सिलिकॉन है और प्रत्येक सिलिकॉन एटम कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है किसके साथ, टेट्राहेड्रल मैनर में ऑक्सीजन के साथ। ये आपका टेट्राहेड्रली क्या है, टेट्राहेड्रल मैनर में आपको कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ, सिलिकॉन कोवैलेंटली बॉन्डेड है। अब सवाल है 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, तो और 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है ये इस टाइप से नेटवर्क स्ट्रक्चर जुड़ता जाएगा। आप बोर्ड पे भर दीजिए पूरा, यहां से भरते जाइए, ये छूटा हुआ है इसका मतलब क्या है, चलता जाएगा। ये मींस 3D नेटवर्क सॉलिड है। ये आपको बोर्ड पे जरूर दिखाई दे रहा है SiO2 का स्ट्रक्चर, बट ये 3D स्ट्रक्चर है, ये 3D को 2D पे आपको दिखाया जा रहा है। अब सवाल मन में आ रहा होगा कि सर आप बोले हैं SiO2, पढ़ा रहे हैं SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका जिसको कहते हैं, पढ़ा रहे हो SiO2 और स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हो SiO4 को, पागल समझे हो क्या? नहीं, देखिए ये SiO4 आपको दिखाई जरूर दे रहा है, बट वास्तव में SiO2 का स्ट्रक्चर है, SiO4 जरूर दिखाई दे रहा है। कैसे, ऐसे कैसे मान ले सर कि आप बोल रहे हो और अपन लोग मान ले? ध्यान से देखिए, बेसिकली होगा क्या, जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, किसी एक सिलिकॉन को आप पकड़ो, चलो हम इस सिलिकॉन को पकड़ते हैं। जब आप इस सिलिकॉन को पकड़ोगे तो इससे लगा हुआ कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है। अब आप ध्यान से देखो, है तो ये 4 ऑक्सीजन जरूर, बट ये ऑक्सीजन एक सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। मतलब एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से, एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से। तो टोटल कितना सिलिकॉन है, इस एक सिलिकॉन कितना ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 4 ऑक्सीजन से। लेकिन ये ऑक्सीजन कितना है, हाफ ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, हाफ ही तो है, आधा आधा ही तो है। आधा इस सिलिकॉन के साथ है और आधा इस सिलिकॉन के साथ है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? हमको SiO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे, सिलिकॉन लोगे, ओ कर दोगे, फिर इस टाइप से ये छूटा हुआ है, इसका मतलब इधर भी जुड़ता जाएगा। जगह नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने ऐसा छोड़ दिया, ये जुड़ता जाएगा इधर। 3D नेटवर्क सॉलिड है, ये जुड़ता जाएगा। अब हुआ क्या, बेसिकली आप ध्यान से देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3D है, 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब सवाल है कि सर फिर आप कर रहे हो, बात कर रहे हो SiO2 को और फिर कर रहे हो SiO4 है। नहीं बच्चा, क्या है, SiO2 ही है। एक बार लास्ट में ध्यान से समझिए, इस सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, बट ये जो ऑक्सीजन है ना, इस सिलिकॉन से भी जुड़ा हुआ है, इस सिलिकॉन से भी जुड़ा हुआ है। तो ये हाफ पार्टिसिपेशन है ना, हाफ है ना। तो टोटल 4 ऑक्सीजन जरूर है, लेकिन इस सिलिकॉन से हाफ ही तो बॉन्ड बना रहा है इसके साथ। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बट एक ही बॉन्ड इस सिलिकॉन के साथ बना रहा है। क्या दोनों का दोनों बना रहा है क्या? ये ऑक्सीजन एक अलग ऑक्सीजन के साथ, एक अलग सिलिकॉन के साथ बना रहा है ये ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड। तो है तो ये जरूर है, ये कितना है, ये 4 ऑक्सीजन, बट ये 4 ऑक्सीजन क्या है, हाफ है, हाफ O2 पार्टिसिपेट कर रहा है। ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के साथ, ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के साथ, तो ओवरऑल ये आधा हो गया। ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के साथ, ये ऑक्सीजन इस सिलिकॉन के, ये आधा, तो टोटल कितना हो गया? ये स्ट्रक्चर किसका है? ये SiO2 का स्ट्रक्चर। तो अब आया समझ में? तो गाइस, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करिए, जो नीडी स्टूडेंट है, जो बड़े बड़े कोचिंग एफर्ट नहीं कभी कर पा रहे हैं, उनको अमेजिंग वे में इतना मजेदार लेक्चर मिल रहा है।
बस आपका काम है, आप अच्छे से पढ़ते जाइए। केमिस्ट्री में चिंता नहीं करना है, आपको चिंतन करना है। चिंता नहीं, चिंतन करिए आप केमिस्ट्री पे। आप सारा का सारा कंटेंट आपको दे रहा है, सारा का सारा कंटेंट। बस आप अच्छे से पढ़ते जाइए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए जो भी नीडी स्टूडेंट है, और सब्सक्राइब जरूर करें। स्मैश कर दो सब्सक्राइब बटन, तोड़फोड़ मचा दो। एकेपी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस पे एके पांडे सर आपको पढ़ा रहे हैं, द बेस्ट, है ना। अगर किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का कमी लग रहा है, या फिर अच्छा लग रहा है कि सर बहुत अच्छे आप बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। बाय बाय।